नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं आपका दोस्त और होस्ट तरुण आपके लिए लेकर आया हूं स्पेशली करंट सफारी, जिसमें हम चर्चा करेंगे पिछले लास्ट वीक की जो प्रमुख घटनाक्रम है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, लास्ट वीक हमने इस सीरीज की शुरुआत की थी और उसमें आप सभी का बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट मिला। थैंक यू सो मच यार, ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हम भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेस्ट और बहुत ही अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। जो करंट अफेयर है वो रहने वाला है 19 से 25 अप्रैल का। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। ठीक है, हम एक नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन सा न्यूज आज हम कवर करने वाले हैं, कौन कौन सा न्यूज अपन पढ़ने वाले हैं, फिर सबका डिटेल में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले न्यूज द हिंदू में प्रकाशित जलवायु भेद्यता आकलन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है ना, ईस्टर्न पार्ट है, वो बहुत ही डेंजर स्टेट में आने वाला है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं जो इस स्टेट में या फिर जो इस स्टेज में पड़ने वाले हैं, चर्चा करेंगे इस स्लाइड के अंतर्गत। ठीक है, सेकंड जो न्यूज रहने वाला कुलभूषण जाधव जी से संबंधित है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के अनुसार पाकिस्तान ने कहा है कि भारत कुलभूषण जाधव जी के लिए एक वकील अपॉइंट करे, जिससे चर्चा को अपन क्या कर सके, आगे बढ़ा सके। कौन थे कुलभूषण जाधव जी, है ना, वियना कन्वेंशन क्या है, वो सारी चीज हम देखेंगे इस स्लाइड के अंतर्गत। तीसरा जो न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। द हिंदू में प्रकाशित खबर के अनुसार बोला गया है कि एक यूएस कमीशन है जो बोलता है इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न लिस्ट में रखा जाए। किस मामले में? आपका रिलीजियस फ्रीडम यानी धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में। ठीक है, कौन है ये और कौन जारी करता है, क्या होता है धार्मिक स्वतंत्रता, किन किन देशों को SWL यानी स्पेशल वॉचिंग लिस्ट में रखा जाता है, किन को CPC में रखा जाता है, वो सारा चीज कवर करेंगे हम इस न्यूज के अंतर्गत। ठीक, चौथा जो न्यूज है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के अनुसार चाइना ने अपने 2 पॉइंट हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट, ठीक है, उनको छोड़ने से इनकार कर दिया है। ठीक है, ये कौन कौन से पोस्ट हैं, कहां कहां पर स्थित हैं, वो सारा चीज हम है ना चर्चा करेंगे इस स्लाइड के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो न्यूज रहने वाला है वो है आपका, है ना, मिशन आदित्य L1 से नाम से स्पष्ट हो रहा होगा आपको, आदित्य फॉर सन यानी सूर्य से संबंधित है। ठीक है, कौन इनको लॉन्च करने वाला है, कौन सी संस्था है जो इस पे सब्सिडरी रहने वाली, कौन इसको सहायता प्रदान करने वाली है, डिटेल में देखेंगे इस स्लाइड के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज रहने वाला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है कोरोना काल में अभी ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो DRDO ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो कि क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन को जो सप्लाई है उसको फुलफिल करेगा, ब्लड से ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा। कैसे करेगा वो सब हम देखेंगे इस स्लाइड के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज रहने वाला है वो हमारा है इंडियन एक्सप्रेस में अगेन प्रकाशित खबर है। इसमें कहा गया कि संसार के सबसे गहरे झील द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक में यहां पर एक अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो देखो कई बार क्वेश्चन क्या होता है, डायरेक्ट हेडलाइन से उठा के दे देता है, आपको ये नहीं पूछेगा कि उस अंडर वाटर, है ना, न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का नाम क्या है। वो ये पूछ सकता है कि विश्व का यानी संसार का सबसे डीपेस्ट यानी सबसे गहरा झील कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है वो, बैकाल झील है। वो सारा चीज अपन इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट जो न्यूज रहने वाला द हिंदू में प्रकाशित खबर, जिसमें बताया गया है कि इंडिया को अगेन जो आपका है ना प्रेस फ्रीडम का जो रैंक रहता है, इंडेक्स रहता है, उसमें भी अगेन यानी पिछले साल की तरह इस बार भी 142वां यानी 142nd रैंक मिला है। क्या वो रीजन है, कौन से वो कारण जिसके कारण हम लगातार इतने पिछड़े हुए हैं, अपन चर्चा करेंगे इस स्लाइड के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आपका कैरेबियन सी है ना, डाउन टू अर्थ में प्रकाशित। ठीक है, वहां पे एक वोल्केनो ज्वालामुखी है जिसका उद्गार हुआ, विस्फोट हुआ। ठीक है, वहां से एमिट हुआ जिस गैस का नाम था SO2, और ये SO2 गैस पहुंच गया इंडिया में। ठीक है, इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, क्या इसका नुकसान होने वाला है, क्या होता है एसिड रेन, वो सारा चीज अपन कवर करेंगे इस स्लाइड के अंतर्गत। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा जो न्यूज रहने वाला है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, इसमें इंडिया को कौन सा पोजीशन प्राप्त हुआ। ठीक है, टोटल कितने मेडल्स मिले, कौन कौन से देश है जो फर्स्ट सेकंड नंबर पे रहे हैं, वो सारा चीज अपन इसमें कवर करेंगे। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट डेज है, जैसे लास्ट हमने करंट अफेयर में भी किया था, महत्वपूर्ण जो दिवस रहते हैं, ठीक है, इन 19 से 25 के बीच, वो सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, स्पेशल जो स्कीम्स रहने वाली है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, कौन कौन से आपके रिपोर्ट्स जारी किए गए, कौन कौन कहां कहां पे अपॉइंट किया गया किस किस व्यक्तियों को, वो सारा चीज, कौन कौन से कॉन्फ्रेंस और सम्मेलन हुए। ठीक है, वो सारा चीज अपन कवर करेंगे इस स्लाइड के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला जो हमारा न्यूज रहने वाला है, ठीक है, तो एक फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए, है ना, क्या किया गया है, जलवायु भेद्यता आकलन इस शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया गया है और बताया गया है कि भारत के जो आपके नॉर्थ ईस्ट और आपके ईस्ट वाले जो राज्य हैं, है ना, उन राज्यों में क्या कंडीशन आ गई है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित यानी अनुकूलन से संबंधित समस्या उत्पन्न हो गई है। वो कौन कौन से राज्य हैं, तो वो राज्य याद रखना, उनका नाम है झारखंड, मिजोरम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल और
पश्चिम बंगाल, ये सभी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट यानी बोला जाए तो स्पेशली आपके पूर्वी क्षेत्र के जो राज्य हैं, ठीक है। आप जानना चाहेंगे कि ये राज्य क्यों है ना। अच्छा, एक हम देख लेंगे कि इनका जो है ना क्या बोलते हैं, इस रिपोर्ट को कौन जारी किया था, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है, और एक स्विस एजेंसी जिसका नाम है डेवलपमेंट एंड कारपोरेशन। तो इनके द्वारा, ठीक है, क्या किया गया था, इसको जारी किया गया था, ठीक है। और बताया गया कि भारत के जो पूर्वी राज्य हैं जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से, है ना, बहुत ही ज्यादा डेंजर जोन में आ गए। ये इंडियन के जो ईस्टर्न पार्ट यानी ईस्ट इंडिया वाला जो पार्ट है वही क्यों है। तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ये वाला जो क्षेत्र है ना, स्पेशली, है ना, यहाँ पर जो छोटा नागपुर प्लेटू वाला रेंज है, ठीक है, और खनिज मिनरल की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा क्या ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे होता क्या चीज है, जनरली इस एरिया से पूरा क्या किया जाता है ना, खनिजों को, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वहां से खोदा जाता है। तो सीधी सी बात है, जब आप, है ना, आजकल बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, लगातार आप क्या करेंगे, उसको दोहन करेंगे, है ना, पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ रहा है, कंटिन्यू क्या करेगा, आप उसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो होगा ही। यहाँ पर भी आप असम में देख सकते हैं, तेल के बहुत सारे रिसोर्सेज है वहां पे, है ना, ऑयल के रिसोर्सेज हैं। तो उन क्षेत्रों में लगातार आप जब एक्सकेवेशन का काम करेंगे, है ना, खुदाई का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं पर्यावरणीय प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। और इसीलिए देखो ये लिस्ट दे दिया है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अलग अलग, जैसे जो रेड में दिख रहे हैं बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, ठीक है, सेफ्रॉन में दिख रहे हैं वो थोड़े कम डेंजरस हैं, और जो आपके नॉर्मल लाइट कलर दिख रहे हैं वो ठीक है, मॉडरेट है, ओके है, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं स्टेट्स में है, पूरे इंडिया में है, लेकिन ये वाले जो स्टेट्स हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, ठीक है। मैंने पहले पिछले वाले स्लाइड में दिखा दिया था कौन कौन से स्टेट हैं, तो इन स्टेट्स का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। स्टेट को याद रखना, रीजन भी मैंने बता दिया। ये वाला जो क्षेत्र है स्पेशली बहुत ज्यादा क्या यहाँ पे मिनरल्स हैं, ठीक है, खनिज के संसाधन है, इसीलिए इन क्षेत्रों में खुदाई वगैरह की जो चीजें वो ज्यादा होती रहती हैं। और इसीलिए जलवायु जो परिवर्तन का जो आकलन है ना, जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट जारी किया गया है, और इन स्टेटों को क्या किया गया, उनमें शामिल किया गया, ठीक है। साथ ही साथ हम देखेंगे हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, ठीक है, डब्ल्यूएमओ ने क्या किया है ना, 2020 का एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसके आधार पर बताया गया है कि, है ना, इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह यानी पिछले 3-4 वर्ष की तरह सबसे गर्म वर्ष रहा, बावजूद किसके, ला नीना के, ठीक है। ये ला नीना क्या चीज है देख लेते हैं अपन शॉर्ट में थोड़ा सा, हालांकि ये ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए। दो वर्ड्स होते हैं, ला नीना और एल नीनो, ठीक है। तो जो एल नीनो होता है वो होता है हॉट करंट यानी गर्म जलधारा, ठीक। एल नीनो क्या होता है, गर्म, और ला नीना क्या होता है, ठंडी। तो आप ही समझिए, अगर मैं बोलूं भाई आप एसी वाले रूम में बैठे हो, ठीक है, बावजूद उसके आपको गर्मी लगे, इसका मतलब क्या है, या तो वहां पे इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि आपका एसी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं, अगर ब्लोअर ऑन कर देता हूं, ठीक है, स्टीमर या हीटर ऑन कर देता हूं, तब गर्मी लगे, तो है ना, लॉजिकल बात है कि हाँ भाई गर्म चीजें जब आ रही तो मुझे गर्मी लग रही। बट ला नीना क्या रहती, ठंडी जलधारा रहती है। ये ठंडी जलधारा का काम क्या रहता है कि आसपास के एटमॉस्फेयर को ठंडा करना। बट स्टिल ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है ना, कि ला नीना भी क्या नहीं कर रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अल नीनो और ला नीना ये अपन ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ने वाले जलवायु वाले चैप्टर में, ठीक है, बस इतना याद रखना। अल नीनो जो रहता है, एल नीनो जो रहता है वो रहता है आपका गर्म जलधारा, हॉट करंट, और ला नीना जो रहती है वो रहती है ठंडी, ठीक है। उसका रीजन बताया गया, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस, उनकी जो एमिशन में यानी उनके जो उत्सर्जन में लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। अनुमान लगाया गया कि 2021 में भी, 2021 में भी इस गैसों के उत्सर्जन में लगातार क्या होगी, है ना, वृद्धि होने वाली है। कुछ एक देश है जैसे न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड ने क्या किया है, अपना एक लॉ पास किया है, किससे संबंधित, जलवायु परिवर्तन से संबंधित। बट अपने को क्या, हम लोग क्या करते नहीं, हमको तो भाई क्या चाहिए, केवल डेवलपमेंट चाहिए। केवल डेवलपमेंट से काम नहीं चलता, अपने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास चाहिए रहता है, जिससे हम पर्यावरणीय चीजों को भी प्रभावित ना करें, ठीक है। थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूं कि क्या है ग्रीन हाउस, ठीक है, क्योंकि बहुत अपन सुनते रहते ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस, कुछ नए स्टूडेंट हैं उनको पता नहीं रहता कि क्या होता है ग्रीन हाउस करके, ठीक है, बस पढ़ते हैं। अपन देख लेते हैं, जैसे ये सन है, ठीक है, आप एक काम करिए, प्रैक्टिकल अगर आपको पता चलना है ग्रीन हाउस क्या, वैसे आप सभी ने प्रैक्टिकल किया होगा बट पता नहीं होगा कि इसी को ग्रीन हाउस बोलते हैं। आप एक काम करिए, अभी मस्त गर्मी का दिन है ना, चले जाइए 11-12 बजे के आसपास, भाई अपने रिस्क पे जाना है ना, मैं पहले बोल रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये मेरा कोई सजेशन कमेंट नहीं है, आप अपनी रिस्क पे जाइए अगर सह सकते हैं तो। कार में बैठिए, अंदर में मस्त दरवाजा वगैरह लगा के बढ़िया सा, एसी वेसी चालू नहीं करना है, गाना चलाना है तो चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार में बैठिए मस्त से, क्या होगा 15-20 मिनट बाद, है ना, एक धूप वाली जगह पे जाइए, ओपन मैदान में जाना है, ठीक है। वहां पे आप देखना 15-20 मिनट बाद जितना बाहर का टेम्परेचर है उससे ज्यादा आपके अंदर का यानी कार का जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा। क्या होता है देखिए, ये जो रहता है इसको बोला जाता है विंडशील्ड, क्लियर है।
विंडशील्ड जो रहता है, यहां से जो सोलर रेडिएशन यानी सूर्य की जो किरणें आती हैं, है ना, दो टाइप की एनर्जी रहती है भाई, देखना जनरली। एक होता है लाइट वे यानी जो प्रकाश, ठीक है, जिससे आपको, है ना, एनर्जी मिलती है, और दूसरा रहता है आपका हीट एनर्जी, ठीक है। तो दो एनर्जी में क्या करता है, जो लाइट वेव्स रहते हैं यानी जो प्रकाश तरंगे रहती हैं, वो क्या करती हैं, वो वापस चली जाती हैं, निकल जाती हैं, एमिट हो जाती हैं, ठीक है। बट जो हीट रहता है यानी जो आपका गर्मी रहता है, वो उस अंदर में यानी इस बॉडी के अंदर में क्या रहता है, रुक जाता है, वो डिसिपेट नहीं हो पाती। ये क्या कर देता है, ये पूरा शील्ड जो रहता है ना, ग्लास का कोई सा भी शील्ड रहता है, सोलर कुकर भी सेम एग्जांपल का रहता है, देखना उसमें ग्लास का वो लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पे अंदर से यहाँ से किरणें आती हैं, सूर्य किरणें आती हैं और एब्जॉर्ब, देखो अगर ब्लैक बॉडी रहा, ठीक है, तो ब्लैक चीजें क्या करती है, जल्दी क्या करती हैं, किरणों को एब्जॉर्ब करती हैं, व्हाइट क्या करती है, पूरी की पूरी इसको एमिट कर देती हैं। तो जनरली कार का इंटीरियर तो देखना बहुत सारी गाड़ियों में, है ना, ब्लैक ही रहता है, नहीं भी रहेगा तो नो डाउट ये क्या करता है, जो ग्लासेस रहता है वो खींचता है, ठीक है, लाइट वेव्स को, तो क्या कर देगा, भगा देगा वापस, ठीक है भाई, तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम निकलो पहली फुर्सत में निकल, ठीक है। और ये क्या करता है, जो आपका क्या बोलते हैं, हीट वेव्स जो रहते हैं ना, मतलब जो आपके गर्मी वाली जो चीजें रहती हैं, गर्मी तरंग रहती हैं, उनको क्या करती है, इनको रोक के रखती है, और धीरे धीरे क्या करता है, टेम्परेचर इंक्रीज होते जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि पूरा बॉडी उबल जाएगा, है ना, डेड भी हो सकती है। कई केसेस आए हैं जिसमें बच्चों को ऐसी कार के अंदर छोड़ दिया जाता था और वो मर जाते थे, ठीक है। तो ग्रीन हाउस क्या होता है, यही होता है, मतलब ये जब छोटा सा ग्लास रहता है और वहां से हीट डिसिपेट अंदर आता है, ठीक है, दो किरणें आएंगी, ठीक है, प्रकाश किरणें आएंगी, ठीक है, यानी आपके लाइट वेव्स आएंगे और हीट आएंगी, लाइट वापस चला जाता है, बट जो हीट रहता है वो क्या रह जाता है, अंदर रुक जाता है। सिमिलरली अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है ना, अर्थ जो रहता है, ये अर्थ हो गया, ठीक है, और बाहर रहेगा एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये क्या करता है, पास तो कर देता है किनको, लाइट वेव्स को वापस भी भेज देता है, लेकिन जो हीट रहता है वो क्या रह जाता है, यहीं पे रुक जाता है। तो एसी का जो काम करता है, जैसे एसी क्या करेगा, एसी जब आप चलाओगे कार के अंदर तो हीट को क्या करेगा, डिसिपेट करेगा, रोकेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या करता है, एसी तो नहीं रहता लेकिन ओजोन लेयर पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, आपके स्ट्रेटोस्फीयर जो भी रहता है उसमें ओजोन लेयर पाया जाता है। वो क्या करता है, उसको जो क्या बोलते हैं, हीट वेव्स जो रहते हैं, जो खतरनाक जो विकिरण रहते हैं, रेडिएशंस, ठीक है, उनको क्या करती है, रोकने का काम करती है। ओजोन लेयर जो डिप्लेट होते जाता है, उसका जब क्षरण होते जाता है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। और कितने भी आप ओजोन लेयर लगा लो, अगर खुद से आप कमी नहीं करोगे तो ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ने वाली है, ठीक है। तो जैसे जब आप कार के अंदर जब प्रवेश करोगे तो आप ऐसे रहते हो, जब आप एंटर मारोगे, है ना, कार में, तो आप ऐसे रहते हो, और जब कार से आप बाहर निकलोगे, है ना, 15-20 मिनट बाद, तो आप ऐसे हो जाते हो, है ना। तो यही होने वाला है, हमारी जो पृथ्वी थी वो भी ऐसी ही थी एक टाइम पे। अब धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो ये ऐसे होने वाला है, इसी भी डेंजरस होने वाला है, मैं पहले से बता दूं आपको, ठीक है। तो आपको भी समझना है इस चीज को, ठीक। चलिए, दिस इज द पार्ट ऑफ फन, नथिंग बट ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस, है ना, कौन कौन सी गैसेस है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, CH4 मीथेन हो गया, है ना, आपके SOX हो गए, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड्स, ठीक है, बहुत सारे ऑक्साइड रहते हैं इसमें, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सारे बहुत सारे, है ना, जल वाष्प भी रहा, वाटर वेपर, उसको भी अपन किस में काउंट करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस में, ठीक है। तो बहुत सारे ये क्या है, आपके ग्रीन हाउस गैसेस है, मतलब ऐसे गैसेस जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन सी गैसेस इंपॉर्टेंट है, मेजर रोल क्रिएट करती हैं, तो सबसे ज्यादा है आपका CO2, ये याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले जो न्यूज की तरफ है वो है, पाकिस्तान ने अपील किया कि भारत अपना खुद का एक वकील, है ना, अपॉइंट करे, किन के लिए, कुलभूषण जाधव मामले में, ठीक है। तो ये कौन थे, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं हम लोग। कुलभूषण जाधव जी हैं, जो है ना, 50 इयर्स के थे, ठीक है, और ये इंडियन नेवी के, है ना, भारतीय नौसेना अफसर थे, ठीक है। और 2017 में, 2017 में क्या किया गया, पाकिस्तान के द्वारा एक आरोप लगाया गया, किसके, जासूसी और आतंकवाद, उसके संबंध में ना, याद रखना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पाकिस्तान, हफीज सईद एंड ऑल, इन लोग को बोलते हैं कि ही इज द टेररिस्ट एंड ऑल करके, तो उन लोग भी सीधी सी बात है, उनको भी रहेगा ये चीज। तो उन्होंने क्या किया, कुलभूषण जाधव जी को, कि क्या बोलते हैं, इन्होंने आतंकवाद और जासूसी किया पाकिस्तान में, ओके। और उसके आरोप में क्या किया गया, इसको कोर्ट मार्शल किया गया वहां पे पाकिस्तान में। लेकिन भारत ने वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के जो प्रावधान थे, ठीक है, जो क्लॉज थे, जो आर्टिकल 36 के, है ना, उसके तहत कहा कि भाई आपने रूल को वायलेट किया है, और ये जो मामला कहां पे गया, है ना, ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहां पे गया। कमेंट करके बताइए इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, ठीक है, ICJ का, ठीक। तो इन्होंने कहां पे उठाया मामला, ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है, किसके तहत, वियना कन्वेंशन के 36 जो आर्टिकल था उसके तहत। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द वियना कन्वेंशन, बहुत चर्चा में रहा है, तो थोड़ा सा हम एक नजर मार लेते हैं, ठीक है, वियना कन्वेंशन पे, ठीक।
तो जो वियना कन्वेंशन होता है इसके मुताबिक आप किसी भी डिप्लोमेटिक, है ना, किसी भी डिप्लोमेट को यानी राजनयिक को क्या नहीं कर सकते, आप अरेस्ट नहीं कर सकते, ना ही आप उसको कस्टडी में रख सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 36 कहता है कि अगर किसी देश का कोई विदेशी नागरिक, है ना, या फिर जिसको आपने पकड़ रखा है, ठीक है, तो उसको अधिकार है कि वह अपने संबंधित देश के एम्बेसी यानी दूतावास से क्या कर सके, संपर्क कर सके, साथ ही साथ वहां के एम्बेसडर को क्या कर सके, फैक्स करके क्या कर सके, वो उसको सूचना दे सके। तो पाकिस्तान चूंकि जा रहे हो, है ना, बहुत ही खराब नेशन है, तो उसने क्या किया था, इन सब चीजों को वायलेशन किया था। तो भारत इसी को आधार मानकर कि वियना कन्वेंशन का जो आर्टिकल 36 है, आपने उस रूल को वायलेट किया है, उसको आधार मानकर भारत, है ना, कहां पे गया था, आईसीजे पे। तो पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने कहा कि भाई तुम क्या करो, ठीक है, अपने लिए एक वकील अपॉइंट करो, बाकी अगर हम इसमें चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज की तरफ। यह है आपका द हिंदू में प्रकाशित, इस खबर के मुताबिक, है ना, USCIRF यानी आपका जो होता है ना, यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कमीशन, है ना, ये क्या करता है, अलग अलग देशों के लिए लिस्ट जारी करता है, ठीक है। दो लिस्ट होते हैं, याद रखना, एक होता है आपका CPC, ठीक है, और एक होता है आपका SWL, ठीक है। दो लिस्ट मैंने बताया, कौन कौन सा, CPC और एक होता है आपका SWL। CPC मतलब होता है कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, ठीक है, और SWL होता है आपका स्पेशल वॉच लिस्ट, है ना, मतलब विशेष निगरानी लिस्ट, ठीक है। और एक होता है आपका कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, मतलब इसमें बोला जाता है कि जो विभिन्न देश हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के जो मामले हैं, क्या वो उनको अलाउ करते हैं, क्या उनके देश में रहने वाले नागरिक धार्मिक स्वतंत्रता को मानते हैं कि नहीं, वो सारा चीज आपकी जानकारी के बता दूं कि आर्टिकल 25 से 29, है ना, ये आप पढ़िएगा कभी, ठीक है, संविधान वाले चैप्टर में, तो उसमें मिलेगा कि आर्टिकल 25 से जो 29 है ना, जो आपके फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, ये भी भारत में धार्मिक स्वतंत्रता से ही संबंधित है, ठीक है। और कहा गया है, रीजन दिया गया है कि वो कौन कौन से रीजन थे, ठीक है, जिसके कारण भारत में ये जो स्थिति पैदा हुई, है ना। देखिए जो SWL होता है वो थोड़ा सा लो रहता है, लेकिन आपका जो CPC होता है वो होता है आपका, मतलब बिल्कुल आपको इस कैटेगरी में रखा है कि भाई इस व्यक्ति को बहुत टाइट किया जाए, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है उसके देश में, ठीक है। तो रीजन दिया गया जैसे कि बहुत सारे जो पिछले 1-2 साल से लगातार चर्चे में है ना, CAA हो गया, NRC हो गया आपका, ठीक है, अभी दिल्ली राइट्स हुआ हाल ही में, ठीक है, दिल्ली दंगे, ठीक है, एंटी कन्वर्जन लॉ बहुत सारे स्टेट्स ने पास किया था, एंटी कन्वर्जन लॉ, ठीक है, धर्म वो परिवर्तन संबंधित जो कानून है। तो इन सब चीजों के कारण जो स्थिति निर्मित हुई देश में, ठीक है, होता क्या चीज है, कई बार लोग, है ना, जैसे कि जो पॉलिटिशियंस रहते हैं अपना गेम खेलते हैं, वोट का पोलराइजेशन करते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं, तो वो सारी चीजें उनकी बात है यार, बट ये हमको देखना है कि क्या उसके कारण हमारे देश में अशांति पैदा हो रही है, यस और नो। अगर यस हमारे देश में अशांति का माहौल है, अगर वो चीज हम कहीं ना कहीं तोड़ने वाली बात है, अगर देश को तोड़ने वाली बात है, ठीक है, तो ये देश के लिए अच्छी खबर नहीं है। और देखो ये चीज अगर कोई बाहर वाला बता रहा है ना, बाहर वाले जैसे यूएस के कमीशन ने किया, वो किसी एक देश के लिए तो जारी करेगा नहीं, बहुत सारे देशों के लिए जारी किया है। तो कहीं ना कहीं चीज है, अगर कुछ चीज गलत हो रहा है तो हो सकता है उसके बारे में, है ना, हमको समझदारी से काम लेना चाहिए, हमको उस चीजों को समझना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना भारत को किस लिस्ट में शामिल करने की जो वकालत की गई है वो है CPC, ठीक है, कंट्रीज फॉर पर्टिकुलर कंसर्न, ओके। चलिए अगला जो न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है, चाइना ने 2 पोस्ट से, कौन कौन सा, हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट, यहां से हटने से क्या कर दिया है, इनकार कर दिया है, बोला तेरे को जो करने कर भाई, अपन कुछ नहीं करने वाले। तो ठीक है, इनके बीच यानी भारत और चाइना के बीच, है ना, 11वीं दौर का जो चर्चा हुआ था, ठीक है, वार्ता जो हुई थी, ठीक है, उसमें से 4 प्लेसेस में से, है ना, 4 जो जगह थे, ठीक है, मूल संघर्ष के जो 4 प्लेसेस थे उनमें से 2 से हटने से इनकार किया है, ठीक है। अलग अलग पॉइंट्स होता है जिनको बोला जाता है PP, ठीक है, हॉर्न वाला PP नहीं है, PP होता है आपका पेट्रोलिंग पॉइंट्स, ठीक है, अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे PP15 पढ़ेंगे, PP17A पढ़ेंगे। आपने एक मूवी देखी होगी, है ना, विक्रम बत्रा नाम सुना होगा आपने, कारगिल युद्ध के दौरान जैसे बोला कि आई वांट कैप्चर .4156 .4152, तो पॉइंट्स जो होता है पेट्रोलिंग पॉइंट्स रहती है, एक्चुअली हाइट पे ऐसे बहुत बड़े, है ना, आपका हिली एरिया रहता है, माउंटेन एरिया रहता है, तो वहां से पेट्रोलिंग किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि देखो सारा जगह तो सेम सेम दिखता है, तो इन्होंने क्या कर रखते हैं वहां पे कोडिंग करते हैं, ठीक है, जिसका नाम होता है आपका पेट्रोलिंग पॉइंट, जिसको बोला जाता है PP, ठीक है। तो हम देखेंगे गोगरा पोस्ट कहां पे, ये भाई ये आप मैप देख लीजिए इंडिया का, ओके। इंडियन ज्योग्राफी में मैंने बताया था ये वाला जो क्षेत्र है ये है आपका जम्मू कश्मीर, और इसको अपन पूरा बोलते हैं अपन ये लद्दाख, बट फिलहाल
जो कि विवादित नहीं है ना, क्योंकि देखो आधी भूमि को पीओके रखता है, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये है आपका पीओके। ये वाला जो रीजन मैंने बना दिया, ये वाला जो रीजन है ये आपका अक्साई चीन है, ठीक है। इतना केवल रीजन हमारे पास है, इसको विवादित भूमि बोला जाता है, ठीक है। तो उनमें से ये वाला जो रेंज है गोगरा पोस्ट है, और ये है आपका हॉट स्प्रिंग। क्लियर है? रेंज को याद रखना, पूछा जा सकता है कहां पर है करके, कई बार क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी बनाते हैं, ठीक है। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, ठीक। तो हम देखेंगे कि पेट्रोलिंग पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, है ना। तो इंडिया और चाइना के बीच कुछ स्पेशल पेट्रोलिंग वाले जो है ना एरियाज होते हैं, है ना, जो कहां पर पाए जाते हैं, जनरली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको बोला जाता है LAC। ये वर्ड बहुत यूज होता है न्यूज में, याद रखना। LAC, LOC अलग है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल है, और ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। साथ ही साथ ये भी याद रखना, इंडिया और चाइना के बीच जो बाउंड्री लाइन है, इंटरनेशनल रेखा, उसको किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन। गॉट इट? इंडिया और पाकिस्तान का होता है रेड क्लिफ, है ना, इंडिया और चाइना का मैकमोहन लाइंस, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया था 0.15, ये कौन सा है? हॉट स्प्रिंग है। और 0.17, ठीक है, 17A यानी 17A, ये किसके लिए है? आपका गोगरा पोस्ट के लिए। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखेंगे इसमें। ये देखिए भाई, ये है आपका, है ना, गलवान वैली और पेंगोंग लेक। ओके ये चीज मैंने यहाँ पे क्यों लेके आया है, आपका जो गोगरा पोस्ट, ठीक है, और जो हॉट स्प्रिंग था वो इन्हीं दोनों के बीच है ना, मतलब यहीं पर स्थित है। क्लियर है? अब यहाँ पे जो फेमस जगहें हैं, दो फेमस प्लेसेस हैं, गलवान वैली, है ना, हमारे लास्ट टाइम यहाँ से बहुत सारे हमारे आर्मी के जो शहीद हुए थे, क्लियर है, तो वो चर्चा में था वो। तो याद रखना कहाँ कहाँ पर है पोजीशन, ये है आपका गलवान वैली और ये है आपका पेंगोंग लेक। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, पेंगोंग लेक वही लेक है, ये जो दिख रहा है ये पर्सन मैं ही हूँ, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे हम गए थे, तो ये वही पेंगोंग लेक है जहां पर 3 इडियट मूवी का शूटिंग हुआ है। करीना कपूर आती है ना, स्कूटर में मस्त बैठ के, वहां पे लास्ट वाला जो सीन है वो यही पेंगोंग लेक का है। और ये जो लेक है, याद रखना इस लेक के बारे में, आधा इंडिया में है और आधा इधर अक्साई चीन में है, यानी चाइना में है, ठीक है। ऐसा लेक है जो इंडिया और चाइना दोनों जगह पे है। साथ ही साथ याद रखना ये जो है खारे पानी की झील है भाई, साल्ट वाटर लेक है, याद रखना, मीठे पानी की नहीं। जनरली ऊपर रहते हैं जैसे क्या याद आता है कि मीठा पानी, बट ये मीठे पानी की नहीं है, खारे पानी की है। केबीसी में भी एक क्वेश्चन आया था, बेचारा पता नहीं शायद लाख 1.5 लाख, आई थिंक आइडिया नहीं है, उसने भी मीठे पानी का समझ के मार दिया था, गलत हो गया था, ठीक है। कौन सी झीलें? खारे पानी की झीलें। तो ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो याद रखना। मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बार बार क्यों करा रहा हूं, ताकि आपको अलग से भटकने की जरूरत ना पड़े, आप साथ ही साथ इन सब चीजों को कवर कर लो। तो वो क्वेश्चन पूछेगा कि जो गोगरा पोस्ट, ठीक है, और हॉट स्प्रिंग वो कहां पर है। तो 3 रेंज हमने पढ़ा था, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ये जो लद्दाख है इसके बिल्कुल ईस्ट वाले क्षेत्र पे है, यानी इसके पूर्वी क्षेत्र में। और किनके बीच है? गलवान वैली और पेंगोंग लेक। ये दोनों चीज अपन याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा जो न्यूज होने वाला है, मिशन आदित्य L1। आदित्य से क्या समझते हैं? आदित्य किसका होता है? आदित्य जो अपन यूज करते हैं, है ना, सन यानी सूर्य के लिए, ठीक है। तो भारत का जो एक एजेंसी है या फिर बोल सकते हैं इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंस, एरीज, ठीक है। एरीज जो होता है मेष राशि, आपने राशि पढ़ा ना, 12 जो राशियां होती है उसी का ही नाम है, इसका शॉर्ट नाम है। अपन इंडियन लोग थोड़ा सा याद रह करके क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो ना, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल है सर, यहाँ पे ई क्यों आया? तो आप उनको पूछिए सर वो ई क्यों डाले, वो बस नाम के लिए डाल दिए हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल साइंस है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्या है इसके बारे में, आदित्य L1 के बारे में, ठीक है। तो ये जो है एरीज जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है? जो इंस्टीट्यूट है ये उत्तराखंड नैनीताल में स्थित है ना। नैनीताल बहुत खूबसूरत जगह है, ठीक है। सिर्फ तो मूवी में गाने में नाम आता है ना, ठीक है, उत्तर से क्या ठंडी भजन डॉल करके, वही नैनीताल है आपका, ओके। और भारत का ये पहला वैज्ञानिक अभियान है, किससे संबंधित? सूर्य से संबंधित। याद रखना, हमने चंद्रमा पर भेजे, हमने आपके, है ना, मंगल पर भेजे, बहुत सारे ग्रहों पर भेजे, सन, है ना, सूर्य से संबंधित पहला मिशन है। और ये कब शुरू किया गया था? 2015 यानी 2015 में। और स्पेस मिशन जो होता है, जैसे नासा है ना अमेरिका का, वैसे ही इंडिया का क्या होता है? इसरो। ये हेड है आपका, याद रखना भाई, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जितने सारे स्पेस से रिलेटेड जो मिशन है वो कौन जारी करता है, कौन लॉन्च करता है? वो इसरो लॉन्च करता है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये देखिए आपका इसरो का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से मैंने डेटा निकाला हुआ है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप ले सकते हैं यहां से।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले न्यूज की तरफ। इसी से रिलेटेड है, हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। नासा का एक छोटा सा रोबोट हेलीकॉप्टर जिसका नाम था इंजुनिटी, क्या नाम था, इंजुनिटी, है ना, और किस ग्रह पे भी पूछा जा सकता है, तो मार्स पे, है ना, किस पे, मार्स पे, यानी मंगल ग्रह पे, रेड ग्रह जिसको बोला जाता है, लाल ग्रह, ठीक है, मंगल ग्रह पे लॉन्च किया गया था लैंड जिसने सफलतापूर्वक क्या किया, टेक ऑफ किया और लैंड किया। राइट ब्रदर्स जो थे उन लोग भी इस टाइप से ही कुछ सिस्टम यूज किए थे, सेम इन्होंने भी यूज किया। तो नासा के द्वारा जारी किया गया था इस हेलीकॉप्टर का क्या नाम था, इंजुनिटी, और कहां पे किया गया था, ये मंगल ग्रह पे, याद रखिएगा, ठीक है। एक और न्यूज देख लेते हैं, रशिया से रिलेटेड, उन्होंने एक अपना एक मिशन लॉन्च करने का, है ना, खोज रखा है जिसका नाम है ल्यूना 25। ल्यूना मतलब सीधी सी बात है किससे रिलेटेड है, ल्यूनर यानी चंद्रमा से, ठीक है। और यहां पर जो बर्फ है ना, यानी इसकी धरती के, सॉरी, चंद्रमा की धरती के नीचे जो बर्फ जमा है उसके अध्ययन के लिए, ओके। दो तीन टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, किसने किया है, रशिया ने किया है, ठीक है, क्या नाम है, ल्यूना 25, किससे रिलेटेड है, तो उसके जो चंद्रमा की धरती में, है ना, नीचे में जो बर्फ जमी है उसकी खोज से संबंधित, ठीक है। ये लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च किया जाना है ना, अगले 2-4 महीनों में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रहने वाला, ये आपका डीआरडीओ ने एक सिस्टम लॉन्च किया है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, क्या नाम है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। आपने देखा होगा कि अभी कोरोना जो चल रहा है, अभी सेकंड स्टेज, सेकंड जो वेव है ना, बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुका है, ठीक है। बट अपने को ख्याल रखना है, अपनों का सभी का बिल्कुल पॉजिटिव होकर चलना है, सब धीरे से अपन लड़ेंगे, जीतेंगे, हराएंगे कोरोना को, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम लॉन्च किया है, क्या है अपन थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये क्या करेगा, अपने बॉडी से ब्लड ऑक्सीजन, है ना, नेचुरल, सॉरी, सैचुरेशन सप्लीमेंट ऑक्सीजन सिस्टम है, जो कि क्या करेगा, आपकी बॉडी में जब लगेगा कि भाई इस पर्टिकुलर रेंज पे ऑक्सीजन चाहिए, देखो ऑक्सीजन केवल ब्रीदिंग में काम नहीं होता, याद रखना, पूरे आपके बॉडी में ऑक्सीजन का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। किसी पर्टिकुलर जगह पे लगेगा कि ऑक्सीजन की डिमांड है, तो ये सिस्टम क्या करेगा, वहां से ऑक्सीजन क्या कर देगा, उसको सप्लाई कर देगा, ठीक है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि ऑक्सीजन की जो डिमांड है, अभी तो चलो ठीक है, कोरोना एंड ऑल ये सब चल रहा है, ठीक है। आप जब हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में जाएंगे, जो ऊंचे स्थानों पर जाएंगे, तो वहां पाएंगे वहां पर भी ऑक्सीजन की कमी होती है। जब हम लोग लद्दाख गए थे, वहां पर पता है ऑक्सीजन लेवल तो बहुत ज्यादा कई लोगों को कम आ जाता था, 70-80 तक भी आ जाता था, बट स्टिल डरने वाली बात नहीं रहती थी उस टाइम, क्योंकि उनको पता रहता था पानी पीने से एंड ऑल कुछ चीजों करने से ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा मेंटेन हो जाते हैं। तो हमारे जो भारतीय सैनिक रहते हैं, इंडियन वॉरियर्स, तो उनके लिए क्या किया गया है, उनको ऑक्सीजन की कमी ना हो करके स्पेशली इस सिस्टम को क्या किया गया, इजाद किया गया, इसका डेवलप किया गया है, ठीक है, जो आगे काम आने वाला है, किनके लिए, हमारे आर्म सोल्जर्स के लिए, ओके। साथ ही साथ हम देखेंगे हाइपोक्सिया, इसी से रिलेटेड एक वर्ड है हाइपोक्सिया। ये जो डिवाइस है आजकल भाई इतना डिमांड में आ गया, पहले कोई जानता भी नहीं रहा होगा, है ना, क्या है कैसा करके, अचानक से कोई चीज मार्केट में आता है, मस्त से छा जाता है। तो ये सैचुरेशन, है ना, पल्स ऑक्सीमीटर है, ओके। तो हाइपोक्सिया क्या होता है, जब बॉडी के किसी पार्ट में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, बॉडी के किसी पार्ट में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो उसी को बोला जाता है क्या, हाइपोक्सिया। और कई बार सिचुएशन ऐसा भी आता है कि इसके कारण इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ज्यादातर जो मौत हो रहे हैं वो इसके कारण ही हो रहा है, किसके कारण, कोरोना के केसेस में ऑक्सीजन जब कमी हो जाती है, यानी हाइपोक्सिया के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा न्यूज होने वाला है वो है आपका बैकॉल झील में एक, है ना, अंडर वाटर, दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर क्या किया गया, न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा चर्चा में, है ना। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि बैकॉल झील है कहां पे, ठीक है। ये भाई आपका वर्ल्ड मैप है, ये हमारा देश भारत, यहां पे हम रहते हैं, क्लियर है। और ये है आपका चाइना, आपका चाइना, ठीक है, आपका इन द सेंस चाइना, ठीक है, मंगोलिया, और ये है रशिया। मेरी आदत रहती है आपका बोलने का, तो उसको थोड़ा सा आप माइंड मत करिएगा, है ना, बोलते हैं ना आपका ये, आपका वो, ऐसा उस टाइप का है, ठीक है, आपका नहीं है भाई, सबका है, ठीक है। तो ये है आपका जो, फिर से अगेन, ठीक है, ये जो है बैकॉल लेक यानी बैकॉल झील, है ना। और इस झील में लॉन्च किया गया है दुनिया का, है ना, सबसे गहरा झील है, याद रखना। देखो हेडिंग में डायरेक्ट दिया गया था, ठीक है, डीपेस्ट, है ना, डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो भारत, सॉरी, विश्व का सबसे गहरा झील है, जो गहराई जो सबसे ज्यादा है ना उस झील की है, बैकॉल लेक की है, ठीक है। तो इसमें जो लॉन्च किया गया टेलीस्कोप, जिसका निर्माण स्टार्ट किया गया था 2016 या 2016 में, ठीक है, किसके लिए, जो सुपर आपका जो न्यूट्रिनो करके एक क्या होता है ना, सुपर पार्टिकल होता है, रहस्यमय मूलभूत कण होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, ठीक है, सुपर पार्टिकल होता है, ठीक है, मिस्टीरियस पार्टिकल होता है, जिसकी खोज के लिए किया गया था। और इसका जो रिलेशन है वो जोड़ा जाता है आपका बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी क्या चीज है,
ब्रह्मांड का जब निर्माण हुआ, यूनिवर्स का निर्माण हुआ, तो एक छोटा सा एक कण था, अचानक से विस्फोट होता है और धीरे 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 क्या होता है, वो प्रसार होता है, धीरे धीरे फैलता है, एक्सटेंड होता है। तो वही सुपरनोवा हो गया, ठीक है, न्यूट्रोनो हो गया, इन सब चीजों के अध्ययन के लिए इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। कहाँ पे, आपका बैकॉल लेक में। गॉट इट, ठीक है। चलिए अब देखने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये जो न्यूज है ये, है ना, याद रखना भाई। ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, क्या, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, भारत को अगेन कौन सा स्थान मिला यहाँ पे, 142वां, 142nd, ठीक है। क्या था इसका रीजन हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन इसको जारी करता है, ठीक है। तो RSF, देखो शॉर्ट फॉर्म इसका अलग होता है, फुल फॉर्म अलग हो जाता है, कई बार कंफ्यूज मत होना, ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, कहाँ की संस्था है ये, फ्रांस की संस्था है, एक गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, ठीक है। तो इन्होंने जारी किया है ना। और इसमें बताया गया कि टोटल 180 यानी 180 देशों में भारत का जो स्थान है वो कितना है, 142वां, 142nd। पिछले बार भी 142वां था, इस बार भी 142वां है। अपन सुधरे नहीं है, अपन मतलब मीडिया, ठीक है। तो आपको पता है भारतीय मीडिया का हाल क्या है ना, सरकार की, है ना, चाटुकारिता में लगी रहती है। ये जो चीजें, जो जनता के जो मुद्दे हैं वो लोगों के सामने लाने चाहिए, बट वो चीज नहीं लाती, ठीक है। वो रीजन पे हम सब पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, है ना, ये एक संगठन है जो क्या करता है, इस रिपोर्ट को, यानी जो आपका जो इंडेक्स रहता है इसको क्या करता है, ये जारी करता है ना। अगेन सबसे पहले नंबर पे कौन है, वो नॉर्वे है, लगातार 5 साल हो गया जो कि नंबर 1 पे है, ठीक है। ये मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप ले सकते हैं, दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आप जो जो कंट्रीज हैं, है ना, जो जो आपके देश हैं जो कि 1st 2nd पोजीशंस पर हैं, वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, आप ले सकते हैं। चलिए, तो ये थे आपके फर्स्ट से स्टार्टिंग, है ना। 1st 2nd में है आपके नॉर्वे हो गया, फिनलैंड, स्वीडन, ओके। पीछे से चले आइए, एरिट्रिया हो गया, नॉर्थ कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, चाइना। वाह क्या बात है, अब दिल में थोड़ा सा उमंग जागा, अगर क्या बात है भाई, चाइना जो आया है ना वो थोड़ा सा चलो हमसे तो पीछे करके, हम लोग ऐसे ही करते हैं ना कि मतलब हम अच्छे ये नहीं देखेंगे, हमसे बुरा और अच्छा, ठीक है, ये हमसे बुरा है, ठीक है, तब तो हमारा 142 सही है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए यार, हमारा जो पोजीशन एटलीस्ट अंडर 100 तो आए। 180 देश होते ही कितने हैं, ठीक है, एटलीस्ट अंडर 100 तो आए, मतलब टॉप 10 तो बात की बात है, वो तो कोसों दूर है अभी, फिर भी एटलीस्ट तो ठीक है। चाइना का तो पता ही हाल आपको, वहां कुछ बोलोगे तो सीधा गोली से उड़ा दिया जाता है। तो आप भी क्या चाहते हैं कि इंडिया भी ऐसी कंट्री बने, है ना, कि अगर आप कुछ बोलें, है ना, किसी के खिलाफ यानी गवर्नमेंट के खिलाफ या कुछ चीज जो गलत हो रहा है अगर उसका विरोध करे तो क्या उसका दमन होना चाहिए। वो रीजन क्या थे वो अपन इस पे चर्चा करने वाले हैं, है ना। इसके पहले मैं थोड़ा सा एक भूमिका बनाना चाहूंगा, है ना। ये व्यक्ति को जानते हैं, हालांकि ये आपका, है ना, एक सीरियल का मैंने पार्ट उठाया यहाँ पे, इनका नाम है चाणक्य, ठीक है, और ये आपके धनानंद। तो उस टाइम भी क्या होता था, ये जो राजा रहता था धनानंद, वो जब भी कोई इसके अगेंस्ट में बोलता था तो बोलता था कि तुम मेरे खिलाफ बोल रहे हो, मतलब मेरे देश के खिलाफ बोल रहे हो। ऐसा नहीं होता, जो रूलर होता है, ठीक है, वो कौन होता है भाई, वो प्रजा मिलके ही इनको चुन के जाती है, प्रजा ही इनको बनाती है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, अगर प्रजा के खिलाफ हो रहा है, महंगाई बढ़ रही, तो आपको बोलना पड़ेगा। आप ये डिफेंड नहीं कर सकते कि हमने तो शेर पाल रखे है, भाई ये कोई तुक नहीं होता यार। जब आप अपोजिशन में रहते तो बोलते हैं कि यार क्या बोलते हैं, महंगाई को मुद्दा लेके, है ना, आप गवर्नमेंट पे आ जाते हैं। जब खुद की गवर्नमेंट आती तो बोलते हैं कि नहीं हमको शेर पालना पड़ रहा है इसलिए महंगाई बढ़ा रहे, ये कोई रीजन नहीं होता। तो जब ये जो व्यक्ति थे इनको बोलते थे, है ना, गाइड करते थे कि यार तुम ऐसा करो तुम वैसा करो, तो बोलते कि यू आर अ ट्रेटर, तुम देशद्रोही हो, तुम राजद्रोही हो, मतलब तुम मेरे खिलाफ कुछ बोलोगे तो तुमको सेडिशन लगा दिया जाएगा एंड ऑल, ये सारी चीजें। तो ये मैं कोरिलेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये इस रिपोर्ट में बोला गया है, ठीक है, ये वर्डिंग्स मेरी नहीं है, इस रिपोर्ट की वर्डिंग है। इसमें बोला गया है कि सरकार द्वारा बनाया गया भय मुक्त वातावरण, है ना, मतलब जो गवर्नमेंट है उसने जर्नलिस्ट के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि या तो तुम उसकी चाटुकारिता करो या तो सरकार के खिलाफ तुम कुछ मत बोलो, ठीक है। हाल फिलहाल में भी आपने देखा होगा केरल के एक जर्नलिस्ट है, उसको यूएपीए के तहत क्या कर दिया गया था, उनको अंडर, है ना, उनके उस सेडिशन का उसका मामला दायर कर दिया गया था। तो ये सारा जो चीज है अगर तुम बोलते तो उसको राष्ट्र विरोधी या फिर देशद्रोही किया जाता है, देशद्रोही करार दिया जाता है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल गलत है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मीडिया को बोला जाता है कि, है ना, आप
आपका डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है। मीडिया को भी ये चीज़ों का एहसास होना चाहिए कि भले कुछ भी हो जाए, है ना, लेकिन हम चीज़ों को सही तरीके से लोगों के सामने ला सकें, रिप्रेजेंट कर सकें। मीडिया का दायित्व ही यही होता है। जिस दिन इस चीज़ को मीडिया समझेगी तो ऑटोमेटिकली उनका जो रैंक है वो बिल्कुल ऊपर इन द सेंस अच्छे रैंक में आने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे, इसी से रिलेटेड है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आर्टिकल 19 और चार्ल्स मैटकॉफ। ये मैंने इसको जानबूझ के इसलिए लेकर आया है क्योंकि ये इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ सब टॉपिक्स हैं जो कि हिस्ट्री के आपके टॉपिक्स हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था ये आप जानेंगे, है ना। वायसराय हुआ करते थे उस समय जिनका नाम था लॉर्ड लिटन। ये व्यक्ति क्या किया, इसको भी सेम अभी जैसे गवर्नमेंट क्या करती है उसके खिलाफ कुछ बोलो तो बिल्कुल सेंसर कर देती, बिल्कुल ये भी सेंसरशिप कर देती थी। कोई इसके खिलाफ अगर बोलता था तो बिल्कुल उसको बैन कर देता था। तो जनरली उस टाइम क्या होता था, ब्रिटिशर्स रूल था, तो जितने भी भारतीय पत्रकार थे वो क्या करते थे, इनके खिलाफ बोलते थे। तो इन्होंने एक दिन, है ना, फरमान जारी किया कि आज रात से सारी भारतीय पत्रकारों पे बैन क्या कर दें, उसको खत्म कर दें। तो हम लोग भी इंडियन लोग थोड़े जुगाड़ू लोग हैं, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका थी, है ना, तो उस बंदे ने क्या किया, अमृत बाजार पत्रिका वाले ने रातों रात अपना जो नाम था वो अपना क्या कर दिया, इंग्लिश में कर दिया। ठीक है, अब बोले अब लगा के दिखाओ बैन, तुमने तो बोला था इंडियन न्यूज को करेंगे, तो वो इंग्लिश वाले को, है ना, उसने क्या कर दिया, नामकरण अपना चेंज कर दिया। ये मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय उस व्यक्ति ने भी क्या किया था, प्रेस पे क्या कर दिया था, है ना, सेंसर मतलब कैंची चला दिया था। दूसरा जो हम देखने वाले हैं चार्ल्स मैटकॉफ, ये एक सज्जन व्यक्ति थे, दुर्जन भी रहते हैं सज्जन भी रहते हैं, दोनों टाइप के लोग रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, भारतीय प्रेस को बोल दिया था कि भाई तुमको जो छापना है छापो, डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला गया था भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ओके, आर्टिकल 19 की चर्चा में क्यों करने वाला हूं, ये बहुत बार पूछा गया बहुत सारे एग्जाम्स में। ठीक है, ये पूछा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध भारत के किस आर्टिकल से यानी किस अनुच्छेद से है। तो पार्ट 3 भाग 3 का जो रहता है आर्टिकल 19, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके अंतर्गत आता है कौन सा, प्रेस की स्वतंत्रता। तो ये सारा चीज अपन याद रखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले न्यूज की तरफ। आपका जो कैरेबियन सी है वहां पर एक वोल्केनो, है ना, वोल्केनो यानी ज्वालामुखी से एक उद्गार होता है। ठीक है, एक गैस का मिशन होता है जिस गैस का नाम है SO2। ठीक है, वो जो गैस है वो भारत पहुंच चुका है और भारत पहुंच के क्या क्या नुकसान पहुंचाने वाला है देखेंगे आगे। ठीक है, पहले मैं आपको लोकेशन दिखा दूं कहां पर है वो। तो ये है आपका कैरेबियन सी, है ना, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक, ये है आपका साउथ अमेरिका। दो कंट्रीज हैं याद रखना, एक है मैक्सिको, ओके, यहाँ पर है आपका वेनेजुएला। हाल ही चर्चा में एक नहर था जिसका नाम था स्वेज कैनाल यानी स्वेज नहर, यहाँ पे नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक और नहर है जिसका नाम है पनामा। तो ये सारी चीजें देखो, चर्चा में था आपका स्वेज कैनाल, क्वेश्चन आ सकता है आपका पनामा से। ठीक है, पनामा में आपका लॉकिंग सिस्टम, वो सारा चीज ज्योग्राफी का पार्ट है, ज्योग्राफी में पूरा डिटेल में कवर होने वाला है, डोंट वरी। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, इसको आप करंट के साथ साथ लेके चलिए, आपका फायदा ही होने वाला है, कोई नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये मैक्सिको, ठीक है, ये आपका ग्वाटेमाला, निकारागुआ, वेनेजुएला, ओके, और ये जो रेंज है यहीं पर है आपका वेस्ट इंडीज। ठीक है, और कैरेबियाई जो सी है यहाँ पर एक जगह है जहां पे, है ना, एक आइसलैंड है और यहीं पर से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है और ये गैस निकली है SO2। ओके, और यही गैस बढ़ते 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 कहां पहुंची है, भारत पहुंची है। तो मैं बता दूं उसका जो लोकेशन है ना, वो कौन से कैरिबियाई द्वीप का सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस यहाँ पर स्थित है ना। अलग अलग टाइप के क्या थे, ज्वालामुखी होते हैं, वोल्केनस होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी था ये। ठीक है, कैसा ज्वालामुखी था ये, एक सक्रिय ज्वालामुखी था जो कि वहां से SO2 गैस का उद्गार हुआ, है ना, और ये कहां पहुंच गया, भारत में। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है भाई, ये अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन, याद रखना। ठीक है, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, है ना, ये दोनों क्या करते हैं, अम्लीय वर्षा के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या होता है एसिड रेन, शॉर्ट में थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, NOx यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, और SOx यानी सल्फर के ऑक्साइड, यानी हो जाएगा ये आपका H2SO4 और HNO3 जिसको बोला जाता है नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। फिलहाल अभी बात हो रही है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वायुमंडल में जाएगा, मिलेगा, ओके, और यही SO2 अलग से फिर से ऑक्साइड बनाएगा, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ मिलके, और वो फॉर्मेट करेगा किसका, एसिड रेन का। एसिड रेन से क्या होता है, अच्छा अब आप बोलोगे सर एसिड रेन क्या है, खट्टा ही तो रहता होगा,
क्या होगा? खट्टा रहता है? कुछ नहीं होता, खट्टा रहता है। बट क्या करता है ये, जितने भी आपके मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना, पुराने स्मारक हैं, जैसे ताजमहल एंड ऑल हो गया, तो क्या कर रहा है उनके साथ, देखो वो भी तो केमिकली, है ना, कहीं ना कहीं किसी न किसी केमिकल से बने हैं। जैसे कोई कार्बोनेट से बना रहता है, किसी कोई चूने से बना रहता है, कोई आपका बलुआ पत्थरों से बना रहता है। तो उनके क्या करते हैं, उनके लेयर को धीरे 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 क्या करता है, ह्रास करता है, डिके करते चला जाता है। और उसके कारण क्या होता है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कई बार इंसानों में भी, जानवरों में भी, इनफैक्ट आपके जो आपके है ना जो प्लांट्स रहते हैं उस पर भी उनकी पत्तियों को क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है। तो याद रखना, कैरेबियन द्वीप में मिला जो ज्वालामुखी निकला था, कौन सी गैस उत्सर्जित हुई वहां से? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। चलिए अपना हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो है आपका एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हाल ही में जो आयोजित हुआ था। ओके, और यहाँ पे भारत को कौन कौन सा रैंक मिला, ठीक है, टोटल मैं बात कर लेता हूँ। तो 2021 में जो हुआ, इसमें इंडिया को जो मिला वो 3rd रैंक मिला, है ना। टोटल जो पदक मिले हमको, टोटल 14 पदक मिले। ये आपका लिस्ट है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस लिस्ट में दिया हुआ है कौन कौन से देश कौन कौन से पोजीशन पे रहे। ईरान और कजाकिस्तान दोनों को सेम मेडल मिला, इसलिए दोनों को संयुक्त रूप से 1st 2nd मान लिया गया था। ठीक है, और तीसरे नंबर पे था वो था आपका इंडिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे वो भारत के कौन कौन से जो है ना प्लेयर्स थे, खिलाड़ी थे जिनको ये मेडल्स प्राप्त हुआ। 5 लोग थे जिनको गोल्ड मेडल मिला है। विनेश फोगाट, सरिता मोर, दिव्या काकरान, अंशु मलिक और रवि कुमार डाहिया। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनको गोल्ड मेडल मिला है। ओके, बाकी जो अन्य लोग हैं अपन उसको भी देख लेते हैं। बाकी जो लोग हैं, है ना, इनको जो मिला है आपको सिल्वर मेडल है ना, आपका बजरंग पुनिया है, साक्षी मलिक है, दीपक पुनिया है, आपका सीमा बिस्ला, इनको यहाँ से ब्रॉन्ज मिला है। देखो कलर मैंने कोडिंग कर रखा है। ओके, ये गोल्ड है आपके, है ना, ये वाले गोल्ड कलर हो गए, ये वाला आपके सिल्वर हो गए, और ये वाला आपके ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, सारा नाम यहाँ पे पढ़ना पॉसिबल नहीं है ना, और ये आप रख सकते हैं। चलिए, तो ये था आपका प्रमुख घटनाक्रम। अब हम नजर डालने वाले हैं आज के जो प्रमुख इंपॉर्टेंट डेज हैं ना, मतलब इस 19 to 25 के बीच कौन कौन से प्रमुख दिवस आए थे, कौन कौन से प्रमुख अपॉइंटमेंट्स हुए थे, है ना, नियुक्तियां जो हुई थी उसके बारे में देखेंगे, कौन कौन से प्रमुख रिपोर्ट जारी किए गए थे। ठीक है, तो वो सारा चीज अपन इसमें चर्चा करने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले नजर डालेंगे हम लोग, है ना, जो शंकराचार्य बोल रहा हूँ, जो रामानुजाचार्य जी हैं, है ना, रामानुजाचार्य जी हैं, इनका जन्म दिवस मनाया गया था 18 अप्रैल को। ओके, ये वैष्णववाद और विशिष्ट अद्वैतवाद, इन दोनों के क्या थे, प्रवर्तक थे। याद रखना, वैष्णववाद एंड विशिष्ट द्वैतवाद, दर्शन का एक पार्ट है, फिलॉसफी का अलग अलग दर्शन होता है ना, जैसे अद्वैतवाद शंकराचार्य जी ने दिया था, विशिष्ट अद्वैतवाद, है ना, और होता है आपका क्या बोलते हैं शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, द्वैताद्वैतवाद एंड ऑल। तो उनके जो फिलोसोफर थे, है ना, इनकी जो फिलॉसफी थी, उनकी नाम थी विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट प्लस अद्वैत। ओके, और ये जो थे वेदांत दर्शन, वेदांत किसको माना गया है, जो वेदों के लास्ट पार्ट थे ना, उपनिषद एंड ऑल, तो उन पर आधारित इनका जो दर्शन था तो वेदांत दर्शन। और इन लोग अलग अलग भाष्य लिखते थे। भाष्य मतलब होता है उस पर टीका लिखना। ठीक है, तो वेदों को आधार मानकर अलग अलग भाष्य लिखा जाता था, जिसमें मुख्य रूप से ब्रह्मसूत्र रहता था, भगवत गीता रहता था, और आपका वेदांत, इन तीनों को मिलाकर भाष्य लिखा जाता था। इनका जो भाष्य था जिनका नाम था श्री भाष्य। तो ये सारी चीज याद रखना, की पॉइंट्स है, पूछा जा सकता है कौन कौन इनसे रिलेटेड है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हाल ही में मनाया गया, है ना, वर्ल्ड लीवर डे, विश्व यकृत दिवस। याद रखना, हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि है ये। ठीक है, ग्रंथि यानी यहाँ से जहाँ बहुत सारी चीज सिक्रेशन होता है, और जो लीवर रहता है, लीवर का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत जरूरी है। हेपेटाइटिस या फिर जॉन्डिस, पीलिया जब होता है तो सबसे पहले इसी को अटैक मारता है, लीवर को। ठीक है, पीला हो जाने के कारण, है ना, पूरा बॉडी भी क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है। तो लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए हर वर्ष 19 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व लीवर डे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी मैंने चर्चा किया था, है ना, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, हेरिटेज हैं। ठीक है, उनके संरक्षण के लिए, उनको सुरक्षित रखें करके अपन क्या इंडियन को एक एक चीज को बताना पड़ता है कि भाई यहाँ पे पेशाब मत करो, यहाँ पे ये मत करो, यहाँ पे वो मत करो। ठीक है, तो वो लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए ये चीज को क्या किया गया है, हर वर्ष मनाया जाता है। कौन सा, वर्ल्ड हेरिटेज डे, है ना। तो यूनेस्को के द्वारा बहुत सारे जो इंडिया के जो प्लेसेस है जिनको, है ना, लिस्ट किया गया, शामिल किया गया है
ये लिस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के वेबसाइट से मैंने लिया है, आप प्लीज चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सारा चीज यहाँ पे अपन कवर नहीं करा सकते, जैसे कि आगरा है, अजंता केव्स है ना, तो ये सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे आपके मॉन्यूमेंट्स हैं, कुछ गुफाएं भी हैं, ठीक है, ठीक है, उनको क्या किया गया है इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। कुछ हिल्स हैं, ठीक है, कुछ आपके किले हैं, रानी का वाव गुजरात हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ओके। बहुत सारे माउंटेन रेंज हैं, कुछ सिटीज हैं, सिटीज शहर हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया, जयपुर हो गया, है ना, इनको भी क्या किया गया है इसके अंतर्गत संरक्षित किया गया है, ओके। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका इन्वायरमेंटल साइड से जब हम देखते हैं, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, बहुत सारे आपके क्या हो गए नेशनल पार्क हो गए, उन सारा चीजों को भी क्या किया गया इसके अंतर्गत कवर किया गया है। तो वो भी कभी कभी क्या किया जाता है, पूछा जाता है कि कौन कौन से आपके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कौन कौन से आपके क्या बोलते हैं नेशनल पार्क हैं जिसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये सारा चीज है, आप सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज की तरफ। हाल ही में है ना क्या बोलते हैं 21 अप्रैल को क्या मनाया गया, नेशनल सिविल सर्विस डे यानी भारतीय लोक सेवा दिवस, ठीक है। क्यों मनाया गया है, ठीक है, तो 1947 में अभी हमने चर्चा किया था ना लॉर्ड मेटकॉफ, तो मेटकॉफ हाउस था, तो भारत के पहले गृह मंत्री फर्स्ट है ना होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को वहां पे क्या किया था, संबोधित किया था। तो उसी की याद में कब से 2006 से, याद रखना 1947 से नहीं, 1947 में क्या किया गया था, एड्रेस किया गया था, उनको बोला गया था, ठीक है। और 2006 से क्या किया जाता है, हर वर्ष है ना इस दिवस को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। कहां पे मनाया गया था पहली बार, दिल्ली के विज्ञान भवन में, ठीक है। कौन सा दिवस, भारतीय सिविल सर्विस डे, कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल, ओके। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में फिर एक दिन बाद मनाया गया था कौन सा, विश्व पृथ्वी दिवस, है ना। विश्व पृथ्वी दिवस किसके, है ना, गेलार्ड नेल्सन करके एक व्यक्ति थे, है ना, तो इनके प्रयासों से, है ना, 1970 में 1970 में पहली बार इसको मनाया गया था। बहुत प्रख्यात पर्यावरणविद थे, सीनेटर थे। सीनेटर क्या होता है, अमेरिकी सीनेटर, जैसे इंडिया में क्या होता है आपका राज्यसभा जो होता है वो होता है आपका अपर हाउस, ठीक है। सिमिलरली अमेरिका में जो अपर हाउस होता है उसको बोला जाता है सीनेट, और वहां का जो मेंबर कहलाता है सीनेटर। तो गेलॉर्ड नेल्सन की सहायता से, उनके अथक प्रयासों से पहली बार इसको मनाया गया था। इस वर्ष का जो थीम है वो है आपका रिस्टोर आवर अर्थ। मतलब रिस्टोर कब यूज करते हो, मोबाइल फोन आप चलाते हो उसमें ऑप्शन आता है रिस्टोर करके, तो रिस्टोर मतलब होता है चीजों को क्या करना, फिर से स्टोर करके रखना। मतलब पृथ्वी को पहले जैसे क्या करना है, हमको रिस्टोर करना है, पहले जैसे रहने लायक बनाना है। वो क्या था इस वर्ष का 2021 का थीम था। साथ ही साथ याद रखना 22 अप्रैल 2009 को, ठीक है, यूएन के द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पुराना है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 12 साल पहले का है ना, ये दिया गया था 2009 में 22 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस यानी इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। अलग अलग वर्षों को अलग अलग वर्ष, है ना, जैसे 2011 से 20 को आपका क्या बोलते हैं जैव विविधता दिवस एंड ऑल। तो बहुत सारी चीजों को क्या कहते हैं डिकेड ईयर भी घोषित किया जाता है। तो वो सारा चीज अपने को क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि हाल ही में, है ना, सुब्रमण्यम रमन, ठीक है, ये व्यक्ति हैं सुब्रमण्यम रमन, इनको स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक यानी सिडबी का क्या किया गया है, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। कौन है इनका नाम, सुब्रमण्यम रमन, ओके, ठीक। नेक्स्ट जो व्यक्ति हैं वो है आपकी गिरीश मुर्मू, है ना, गिरीश चंद्र मुर्मू काफी फेमस व्यक्ति हैं। सबसे पहले जे.एंड.के के क्या थे ये, है ना, आपके उपराज्यपाल रहे हैं। उसके बाद क्या बना दिया गया था इनको, CAG यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये बनाया गया, ओके। और उसके बाद हाल फिलहाल में इनको बनाया गया है ना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स यानी OPCW, रासायनिक हथियार निषेध संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक यानी एक्सटर्नल ऑडिटर क्या किया गया, इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो कौन थे ये व्यक्ति, याद रखेंगे इनका नाम, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हाल ही में एक जारी किया गया रिपोर्ट, है ना, ठीक है, सॉरी कॉम्पैक्ट जिसको बोला ग्लोबल डायबिटीज कॉम्पैक्ट, ठीक है, ये 100 वर्ष पूरे होने पर, किसके 100 वर्ष पूरे होने पर, इसकी खोज के, है ना, इंसुलिन की। तो जो इंसुलिन है किनको इंजेक्ट किया जाता है, जनरली जो शुगर पेशेंट रहते हैं, ठीक है, जो डायबिटीज की जो पेशेंट रहते हैं
उनके लिए इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है, उसी की खोज के, है ना, 100 वर्ष पूरे हुए, मतलब सीधी सी बात है कब खोजा गया था इसको, 1921 में, याद रखिएगा। जो शताब्दी वर्ष रहते हैं, है ना, जो शताब्दी वर्ष रहते हैं उन पे जनरली क्वेश्चन बनाया जाता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो ग्लोबल डायबिटीज कॉम्पैक्ट प्रस्तुत किया गया है किसकी खोज पर, इंसुलिन की खोज पर। ओके, सेकंड जो न्यूज रहने वाला है हमारा, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना। ओके, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना, तो सीड फंड मतलब सीधी सी बात है, समझ सकते हैं, इसमें थोड़ा सा और, है ना, नवाचार डालने के लिए, उसको इनोवेशन के लिए, कौन कौन सी चीजों के लिए, प्रोटोटाइप के डेवलपमेंट के लिए, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए, ठीक है, उत्पाद परीक्षण, है ना, सॉरी उत्पाद परीक्षण यानी आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग हो गया, ठीक है, आपका बाजार में प्रवेश के लिए, है ना, फाइनेंशियल जो सपोर्ट्स होता है, उन सब चीजों को समराइज करने के लिए भारत सरकार द्वारा, ठीक है, मिशन स्टार्टअप इंडिया के तहत सीड फंड योजना का क्या किया गया है, क्रियान्वयन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो न्यूज रहने वाला है, सेकंड लास्ट न्यूज है, इसके बाद एक और है, उसके बाद अपन फिनिश करने वाले हैं इसको, है ना। इंडियन नेवी के द्वारा, है ना, ध्रुव MK3 विमान हेलीकॉप्टर, ठीक है, ये क्या किया गया है, ठीक है, हाल ही में शामिल किया गया, कमीशन किया गया है, याद रखना, है ना, स्वदेश निर्मित है ये, है ना, लाइट, ओके, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिसको बोला जाता है ALH, है ना, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। ओके, ये चीज अपन याद रखना कि ये किसके लिए है भाई, नेवी के लिए है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जनरली अगर आपको दिख रहा है हेलीकॉप्टर है तो एयरफोर्स का होगा, ऐसा नहीं रहता। नेवी में भी क्या चाहिए रहता है अपने को, है ना, हेलीकॉप्टर्स चाहिए रहता है, ठीक है, क्योंकि देखो समुद्र में जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह तुरंत क्विक आपको ट्रांसफर करने जाना है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए रहता है, आपको हेलीकॉप्टर चाहिए रहता है। तो ये जो लॉन्च किया गया है ना, वो किसके लिए, कमीशन जो किया गया है वो किसके लिए था, आपका नौसेना यानी नेवी के लिए था। ओके, लास्ट में हम लोग देख लेते हैं आज की जो अंतिम न्यूज है, लास्ट न्यूज रहने वाली है ना, इंडिया और आपका क्या बोलते हैं किर्गिस्तान के बीच, ठीक है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच एक मिशन, है ना, जो युद्ध अभ्यास है जिसका नाम है खंजर, याद रखना, ठीक है, किसके किसके बीच, खंजर। और कहां पर है ये, यहाँ का जो जगह है जिसका नाम है बिश्केक, कहां पर है ये, किर्गिस्तान में है ना। दोनों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, किसके किसके बीच, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच। और कौन सा नंबर का है ये, याद रखना 8th नंबर का है, 8वें नंबर का है ये, ठीक है, जो कि हाल ही में क्या कर रहे हैं, चल रहा है, 2 वीक्स का है ये, है ना, 2 वीक का, जिसमें क्या करते हैं, भारत और किर्गिस्तान के जो दोनों सैनिक है वो आपस में मिलकर युद्ध अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स, इस वीक का करंट अफेयर। उम्मीद करता हूं कि करंट अफेयर्स आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो इस वीडियो को देख सकें। और हम अगले वीक लेकर आएंगे इसी तरह का करंट अफेयर। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना और आप सभी का। मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।